तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर सेट 3 का जो सॉल्यूशंस है उसको अपलोड कीजिए। तो मैं कुछ काम से बिजी था जिसके कारण आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब मैं फ्री हूँ। तो अब से रेगुलर आप लोगों के लिए जितने भी मॉडल पेपर आए हैं बीएसटी के, उनके सॉल्यूशंस में रेगुलरली आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा, ठीक है। और मुश्किल से 4 से 5 दिन में हम लोग पूरा बीएसटी का जितना भी सेट है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग अपने सॉल्यूशंस को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं बीएसटी के सेट 3 के जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, यानी 3 अंक के जो जितने भी प्रश्न हैं उनको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग, फिर उसके सॉल्यूशंस में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि उपभोक्ता संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक उपभोक्ता को सूचना प्राप्ति का अधिकार से क्या आशय है। अगला प्रश्न है कि ब्रांडिंग के लाभों की चर्चा कीजिए। 11वां क्वेश्चन है, नियोजन एवं नियंत्रण में संबंध स्पष्ट कीजिए। 12वां क्वेश्चन है, पैकेजिंग के कार्यों को लिखिए। 13th क्वेश्चन है, संदेशवाहन से आप क्या समझते हैं। प्रबंध में संदेशवाहन के किन्हीं 2 महत्व को समझाइए। और 14th क्वेश्चन यानी 3 अंक के जितने भी प्रश्न है उसमें सबसे अंतिम क्वेश्चन है कि बजटीय नियंत्रण के क्या लाभ है। तो इन प्रश्नों के उत्तर हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया गया है वो है, उपभोक्ता संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए चलिए इसके उत्तर देखते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण उपभोक्ताओं को व्यापारियों के शोषण से बचाने का एक कारगर उपाय है। उपभोक्ता संरक्षण के महत्व को अग्रलिखित बिंदुओं के आधार पर समझा सकते हैं, ठीक है। चूँकि देखिए ये 3 अंक के प्रश्न है, यानी इस एक प्रश्न में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 अंक मिलने वाले हैं। हम लोग इसके उत्तर में 3 पॉइंट को इंक्लूड करेंगे और उसको अच्छी तरह से डील करेंगे। देखिए चूँकि आप लोगों के एग्ज़ाम में आप लोगों को 1.5 घंटा समय मिलने वाला है, तो आप लोगों को काफ़ी स्पीड में लिखना होगा। तो इसलिए हम लोग आंसर्स में क्या करेंगे, जितना उसको छोटा कर सके, पॉइंट वाइज कर सके, उस हिसाब से हम लोग आंसर्स को लिखेंगे, ठीक है। अगर 3 अंक के प्रश्न है तो उनमें 3 पॉइंट देके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। जब जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो 5 अंक के प्रश्न है, उनमें हम लोग 5 पॉइंट देके उसके आंसर्स को लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग के पास समय बहुत कम रहेगा, तो इस तरह से हम लोग को अपने आंसर्स लिखने हैं। देखिए पहला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए पूछा गया था, उपभोक्ता संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है। तो पहला क्या होगा, उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए। देखिए उपभोक्ता सामान्यतः उत्पाद से संबंधित पूरी जानकारी नहीं रखते हैं। ऐसे में घटिया किस्म के उत्पाद उनके स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाते हैं। अतः इस क्षति से बचाने में उपभोक्ता संरक्षण महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ज़्यादातर उपभोक्ताओं को प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ नहीं होती है, और अगर प्रोडक्ट घटिया हो या फिर ख़राब किस्म का हो तो इससे हमारे स्वास्थ्य को क्षति पहुँच सकती है। तो इस क्षति से बचाने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, उपभोक्ता संरक्षण आवश्यक है या फिर चाहिए, ठीक है। देखिए अगला बिंदु हम लोग लिख सकते हैं कि उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक कराने में। ज़्यादातर उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं, ज़्यादातर उपभोक्ता जो हैं वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होते हैं, जिसके कारण वे शोषित होते हैं। अतः उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो अधिकतर उपभोक्ता क्या होते हैं, उनको अपने अधिकारों के बारे में ही जानकारी नहीं होती है, ठीक है, और जिसके कारण उनका शोषण भी किया जाता है। तो इस शोषण से बचाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण जो है वो जरूरी है, आवश्यक है। अगला बिंदु हम लोग लिख सकते हैं कि प्रतिवेदनाओं तथा शिकायतों के निपटारा करने में। देखिए मान लीजिए कि हम लोग अपने अधिकारों के बारे में भी जागरूक है, हम लोग अच्छे चीज़ और बुरे चीज़, मतलब ख़राब किस्म की चीज़ों में अंतर भी कर सकते हैं। और ऐसे में अगर हम लोगों का शोषण होता है तो हम लोग उस व्यक्ति या फिर उस व्यापारी के विरुद्ध अगर कहीं शिकायत करते हैं तो उन शिकायतों का निपटारा भी होना चाहिए। तो उस निपटारे के लिए शिकायत के हम लोगों को उपभोक्ता संरक्षण आवश्यक है। देखिए उपभोक्ताओं द्वारा की गई शिकायतों का यथाशीघ्र निपटारा करने के लिए भी यह महत्वपूर्ण है, ताकि उनको समय से न्याय मिल सके, ठीक है। तो अगर न्याय हम लोगों को मिलना चाहिए तो इसके लिए भी उपभोक्ता संरक्षण जरूरी है, और न्याय समय पर मिलना चाहिए। असमय मिला गया न्याय जो है और न्याय नहीं कहलाता है, ठीक है। तो उपभोक्ता संरक्षण इसलिए भी आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9, एक उपभोक्ता को सूचना प्राप्ति के अधिकार से क्या समझते हैं। तो उपभोक्ताओं को कई सारे अधिकार दिए गए हैं, तो उनमें से ही एक अधिकार है कि सूचना प्राप्ति का अधिकार। तो इस अधिकार के बारे में हम लोगों को लिखना है। देखिए
सबसे पहले सूचना प्राप्ति का अधिकार क्या है उसको लिखते हैं। उपभोक्ता के सूचना प्राप्ति के अधिकार के अंतर्गत एक उपभोक्ताओं को किसी भी वस्तु या सेवा को क्रय करने से पहले उस वस्तु या सेवा से संबंधित सभी सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो एक उपभोक्ता जो है किसी भी वस्तु को खरीदने से पहले या फिर सेवा को क्रय करने से पहले उस सेवा या वस्तु से संबंधित जितनी भी आवश्यक जानकारी हो प्राप्त कर सकता है, जुटा सकता है। ठीक है, ये हम लोग को अधिकार दिया गया है उपभोक्ता संरक्षण के अंतर्गत। देखिए, इस अधिकार के अंतर्गत एक उपभोक्ता निम्न सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। तो हम लोग क्या क्या सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं सूचना के अधिकार के अंतर्गत? देखिए, पहला क्या प्राप्त कर सकते हैं कि वस्तु की किस्म या प्रकार, वस्तु किस प्रकार का है और किस किस्म का वस्तु है, इससे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वस्तु का मूल्य क्या है या फिर सेवा का मूल्य क्या, अगर सेवा क्रय कर रहे हैं तो सेवा का क्या मूल्य होगा, वस्तु का क्या मूल्य होगा। ठीक है, उपयोग विधि, किस प्रकार से उस वस्तु को हम लोग यूज करेंगे, वजन क्या रहेगा, माप तोल आदि, ये सभी सूचनाएं उपभोक्ताओं को कपट तथा मिथ्या विज्ञापन से बचाता है। तो ये सभी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार हम लोग को उपभोक्ता संरक्षण के अंतर्गत दिया गया है और यही अधिकार हम लोग का क्या कहलाता है, सूचना प्राप्ति का अधिकार कहलाता है, ताकि मतलब हम लोग किसी भी सामान या फिर सेवा को क्रय करने से पहले उससे संबंधित सारी जानकारी प्राप्त करें। चलिए, अगला प्रश्न हम लोगों का दिया गया है कि ब्रांडिंग के लाभों की चर्चा कीजिए। ठीक है, तो ब्रांड जो होता है, ब्रांडिंग, तो उसके लाभ हम लोगों को बताना है। 3 अंक के प्रश्न है तो 3 लाभ बता के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, ब्रांडिंग के निम्नलिखित लाभ हैं। तो पहला लाभ क्या है, उत्पाद की पहचान करना। तो ब्रांड क्या कहलाता है, उत्पाद की पहचान कराता है। ठीक है, देखिए, ब्रांडिंग के अंतर्गत किसी उत्पाद पर उसका नाम तथा कोई शब्द, अक्षर या डिजाइन का प्रयोग किया जाता है जिससे उत्पाद की पहचान आसानी होती है। तो देखिए, हम लोग अगर टाटा का कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें टाटा वाला जो लोगो आता है, ब्रांड लगा रहता है, तो उससे हम उसको देख कर ही हम लोग जान जाते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है वो टाटा का है। तो ब्रांडिंग क्या करता है, ब्रांडिंग जो है उपभोक्ता को उत्पाद की पहचान कराता है। ठीक है, मतलब उसको देख के हम लोग आराम से पहचान सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है वो किस ब्रांड का है या फिर किस कंपनी का है। ठीक, अगला है कि लोकप्रियता एवं विक्रय में वृद्धि। देखिए, अब ब्रांड के द्वारा ही हम लोग किसी भी सामान को पहचान रहे हैं, तो जो जिस ब्रांड की ख्याति अधिक होगी उस ख्याति को, उस वस्तु को ही उपभोक्ता ज़्यादा लेना पसंद करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, वो उस कंपनी का जो ख्याति है, गुडविल है, वो बढ़ेगा। ठीक है, लोकप्रियता बढ़ेगी और साथ ही साथ उसके विक्रय में भी वृद्धि होगी। देखिए, ब्रांडिंग जो है उत्पाद की लोकप्रियता बढ़ाता है एवं साथ ही साथ उसकी विक्रय में भी वृद्धि करता है। ठीक है, तो विक्रय भी बढ़ाता है और उसकी लोकप्रियता भी बढ़ाता है। कौन, ब्रांडिंग। अगला लाभ हम लोग लिख सकते हैं कि लाभ में वृद्धि। देखिए, अगर हम लोगों का गुडविल बढ़ रहा है, सेल बढ़ रहा है, तो ये तो डेफिनेटली आप लोगों का जो प्रॉफिट को बढ़ाएगा। ठीक है, ज़्यादा सेल मतलब ज़्यादा प्रॉफिट। तो ब्रांडिंग के द्वारा उत्पाद की बिक्री बढ़ती है जिससे संस्था के लाभ में भी वृद्धि होती है। तो ये सभी लाभ किसके, ब्रांडिंग के लाभ है। पहला क्या लिख सकते हैं, उत्पाद की पहचान कराता है, उत्पाद का जो कंपनी है, संस्था है, उसकी लोकप्रियता बढ़ाता है, सेल बढ़ाता है और जैसे सेल बढ़ता है तो हम लोगों का प्रॉफिट भी बढ़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग लिख सकते हैं कि नियोजन एवं नियंत्रण में क्या संबंध है। देखिए, अगर किसी को लग रहा होगा कि इस प्रश्न का इतना छोटा आंसर क्यों है, तो छोटा आंसर मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि आप लोगों के पास टाइम बहुत कम होगा और उस कम समय में आप लोगों को सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, किसी एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करने का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 अंक ही मिलने वाले हैं इन प्रश्नों में। तो हम लोग टू द पॉइंट लिखेंगे आंसर्स को और जितना कम शब्दों में लिखने का कोशिश मतलब करेंगे, जितना कम शब्दों में हो आंसर्स को लिखेंगे। ठीक है, देखिए, अगला प्रश्न हम लोगों का है कि नियोजन एवं नियंत्रण में संबंध स्पष्ट करें। तो नियोजन और नियंत्रण में क्या संबंध है, उस संबंध को हम लोग को बताना है। इसको भी हम लोग पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करेंगे। देखिए, नियोजन तथा नियंत्रण में घनिष्ठ संबंध है। अग्रलिखित बिंदुओं के आधार पर हम इनके बीच संबंध को स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए, तो पहला बिंदु हम लिख सकते हैं कि नियोजन तथा नियंत्रण की एक दूसरे पर निर्भरता, यानी नियोजन और नियंत्रण जो है एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है। देखिए, नियोजन तथा नियंत्रण एक दूसरे पर निर्भर है
क्योंकि नियोजन ही नियंत्रण का आधार तय करता है। देखिए, तो नियोजन और नियंत्रण एक दूसरे पर निर्भर कैसे हैं कि जो नियोजन होता है, नियंत्रण जो होता है वो किस आधार पर कार्य करता है, और नियोजन के आधार पर ही कार्य करता है। यानी नियोजन में जो परिमाप फिक्स किए रहते हैं उसी परिमाप के आधार पर वो कार्यों की जांच करता है। ठीक है, जांच पड़ताल करता है कि कार्य सही हुए हैं नहीं हुए हैं, अगर कोई कमी वैसी है तो फिर उसमें सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। तो नियंत्रण का जो आधार है वो आधार की मतलब क्या है, वो नियोजन ही है। ठीक है, नियंत्रण का आधार क्या है, नियोजन है। तो इस प्रकार है, एक दूसरे से पर निर्भर हैं। अगला बिंदु हम लोग लिख सकते हैं कि नियंत्रण एवं नियोजन दोनों ही भविष्यदर्शी हैं। तो नियोजन और नियंत्रण दोनों ही भविष्यदर्शी है। इसका अर्थ क्या है, देखिए, नियोजन तथा नियंत्रण दोनों ही भविष्यदर्शी होते हैं क्योंकि नियोजन भविष्य का मार्ग बताता है तो नियंत्रण भविष्य में होने वाली कमियों को ठीक करने का प्रयास करता है। देखिए, नियोजन के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, भविष्य में क्या करना है इस बात का निर्धारण करते हैं, योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं। लेकिन नियंत्रण में क्या करते हैं, देखिए, अगर हम लोग नियंत्रण के द्वारा हम लोग किसी प्रकार की कमी पाते हैं, विचलन पाते हैं, अंतर पाते हैं, तो उसको सुधार करते हैं। सुधार इसलिए करते हैं कि जो कमी है वो तो फुलफिल हो ही, साथ ही साथ भविष्य में इस प्रकार की गलती ना हो उसके लिए भी हम लोग कदम उठाते हैं। तो वो जो नियंत्रण में इसका ये कार्य किए हम, ये कार्य भविष्य को देख के किए कि आज जो गलती हो रहा है आगे चल के ये गलती ना हो, ये कमी ना हो। ठीक है, तो नियोजन और नियंत्रण दोनों ही एक हिसाब से देखें तो भविष्यदर्शी है, यानी भविष्य के लिए कार्य हम लोग करते हैं नियोजन में भी और नियंत्रण में भी। ठीक है, अगला बिंदु लिख सकते हैं प्रबंध के कार्य। देखिए, तो नियोजन नियंत्रण दोनों किसके कार्य हैं, प्रबंध के ही कार्य हैं। तो इस प्रकार से वो एक दूसरे से संबंधित है। देखिए, नियोजन तथा नियंत्रण दोनों ही प्रबंध के महत्वपूर्ण कार्य हैं। नियोजन प्रबंध का पहला कार्य है जबकि नियंत्रण प्रबंध का अंतिम कार्य है। तो एक नियंत्रण का एक जो है प्रबंध का पहला कार्य है और एक प्रबंध का अंतिम कार्य है। तो इस प्रकार भी ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि पैकेजिंग के कार्यों को लिखें। तो पैकेजिंग के जो कार्य हैं उनमें से किसी 3 कार्यों को हम लोग को लिखना है। देखिए, पैकेजिंग से आशय उत्पाद को किसी अन्य वस्तु में सुरक्षा के साथ रखना। तो पैकेजिंग मतलब क्या होता है कि अपने प्रोडक्ट को किसी दूसरे चीज़ में सुरक्षा के साथ मतलब उसको रखेंगे। ठीक है, तो पैकेजिंग के 3 कार्य निम्नलिखित हैं या फिर अग्रलिखित हैं। पहला क्या है, उत्पाद सुरक्षा। देखिए, तो पैकेजिंग का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या बन जाता है, उत्पाद को सुरक्षा देना। तो उत्पाद को सुरक्षा प्रदान करना अर्थात उसे टूट फूट तथा हानि से बचाना पैकिंग या पैकेजिंग का महत्वपूर्ण कार्य है। तो जो प्रोडक्ट है हम लोगों का वो कस्टमर तक पहुंचने से पहले, यानी तो कस्टमर तक जब तक ना पहुंच जाए वो सही हालत में रहे। ठीक है, उसमें कोई कमी ना आए, टूट फूट ना हो, हानि ना हो। तो इससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पैकेजिंग का सहारा लेते हैं। तो पैकेजिंग का पहला लाभ या पहला कार्य क्या हो गया, उत्पाद को सुरक्षा प्रदान करने, यानी उत्पाद सुरक्षा। अगला बिंदु हम लोग लिख सकते हैं वितरण में सुविधा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में सुविधा होता है। देखिए, पैकेजिंग का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य उत्पाद के वितरण, यानी उत्पाद को एक स्थान से दूसरे स्थान लाने, ले जाने तथा स्टोर करने में सुविधा प्रदान करता है। तो पैकेजिंग क्या करता है, जो प्रोडक्ट हम लोग का है उसको फिर मतलब उसका पैकेजिंग जैसे ही हो जाता है तो उससे हम लोग उससे एक जगह से दूसरे जगह आराम से ले जा सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, कहीं से लाने में, स्टोर करने में तो ये सुविधा हो जाती है, यानी वितरण में सुविधा होती है। तो पैकेजिंग क्या करता है, वितरण में सुविधा प्रदान करता है। देखिए, अगला बिंदु हम लोग लिख सकते हैं कि उत्पाद का विज्ञापन करना। तो पैकेजिंग का एक और कार्य क्या है, उत्पाद का विज्ञापन करना, यानी एडवर्टाइजमेंट करना। देखिए, पैकेजिंग विज्ञापन का कार्य भी करता है। अच्छी तथा आकर्षक पैकिंग उत्पाद की बिक्री में भी वृद्धि करती है। तो जितना अच्छा पैकिंग रहेगा उस हिसाब से उत्पाद का क्या होगा, तो उसको एडवर्टाइजमेंट भी होगा उसका। तो पैकेजिंग के द्वारा क्या होता है, उत्पाद का एडवर्टाइजमेंट भी होता है, यानी विज्ञापन भी होता है। देखिए, हम लोग का अगला प्रश्न है, यानी क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो दिया गया है कि संदेशवाहन से आप क्या समझते हैं, संदेशवाहन के किन्हीं 2 महत्व को समझें। देखिए, पहला हम लोग को क्या लिखना है, संदेशवाहन का अर्थ लिखना है। उसके बाद संदेशवाहन के किसी भी 2 महत्वों को हम लोग लिख देंगे। इस प्रकार से 3 अंक यानी 3 पॉइंट जैसा ही एक क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग संदेशवाहन किसे कहते हैं, यानी कम्युनिकेशन क्या है, इसके बारे में लिखते हैं। देखिए,
संदेश वाहन से आश्रित तथ्यों, विचारों तथा भावनाओं आदि को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हस्तांतरित करना है। यानी अपने विचार, भावना या फिर किसी तथ्य को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, हस्तांतरित करना क्या कहलाता है? संदेश वाहन कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, तो संदेश वाहन में क्या करते हैं? विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, भावनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। उसके बाद हम लोग क्या लिखना है कि संदेश वाहन के महत्व। तो संदेश वाहन के निम्नलिखित महत्व हैं। देखिए, पहला महत्व है नेतृत्व का आधार है। एक नेता तथा उसके अनुयायियों के मध्य बिना संदेश वाहन के नेतृत्व की क्रिया का होना संभव नहीं है। अच्छा संदेश वाहन ही नेतृत्व का आधार बनता है। ठीक है, तो नेतृत्व यानी लीडरशिप में हम लोग को क्या है? संदेश वाहन की ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। एक अच्छे नेतृत्व के लिए एक अच्छे प्रकार का संदेश वाहन यानी कम्युनिकेशन भी होना चाहिए। एक नेता जो है अपने फॉलोअर्स को तभी निर्देश दे सकता है जो उसमें अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स हो। ठीक है, संदेश वाहन की अच्छी मतलब कलाएं हों उसमें, तब जाके वो अपने अनुयायियों के यानी फॉलोअर्स को निर्देश दे सकता है। तो नेतृत्व का आधार के रूप में काम करता है संदेश वाहन यानी कम्युनिकेशन। तो नेतृत्व का आधार। अगला बिंदु हम लोग लिख सकते हैं समन्वय में यानी कोऑर्डिनेशन में। देखिए, संस्था के विभिन्न विभागों तथा उप विभागों में तालमेल बैठाने अर्थात समन्वय में संदेश वाहन का विशेष महत्व होता है। बिना अच्छे एवं प्रभावी संदेश वाहन के समन्वय संभव नहीं हो सकता है। तो अगर संस्था में तालमेल बैठाना है, समन्वय लगाना है, तो इसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए? एक अच्छे संदेश वाहन की आवश्यकता पड़ती है। एक अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए जिसके द्वारा हम लोग क्या जितने भी विभाग हैं संस्था के, उनमें तालमेल बैठा सके। ठीक है, तो संस्था में समन्वय लाने के लिए भी हम लोग को कम्युनिकेशन यानी संदेश वाहन की आवश्यकता है या फिर उसमें महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग 3 बिंदु यानी पहला संदेश वाहन क्या है, उसके बाद संदेश वाहन के 2 महत्व लिख देते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 14 क्वेश्चन नंबर दिया गया है, बजटीय नियंत्रण के क्या लाभ है? ठीक है, तो बजटीय नियंत्रण के लाभ लिखना है हम लोग को। देखें, तो बजटीय नियंत्रण मतलब क्या होता है कि बजट का नियंत्रण करना। ठीक है, देखिए बजटीय नियंत्रण के निम्न लाभ हैं। पहला क्या है? संसाधनों का सदुपयोग। तो बजटीय नियंत्रण संस्था के सभी साधनों का यानी संसाधनों का सदुपयोग संभव बनाता है, क्योंकि इससे कर्मचारी सीमित साधन से अधिकतम प्रतिफल प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। तो बजटीय नियंत्रण में क्या होता है? संस्था के जितने भी साधन हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने का प्रयास किया जाता है, और कर्मचारी जो हैं अपने वो फिक्स जितने भी साधन रहते हैं उनको मिले रहते हैं, उन्हीं सीमित साधनों से वे अधिक से अधिकतम उत्पादन या फिर अपने कार्य को करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो संसाधनों का सही उपयोग यानी सदुपयोग हो पाता है इसमें बजटीय नियंत्रण के अंतर्गत। अगला बिंदु हम लोग लिख सकते हैं कि उद्देश्यों का स्पष्टीकरण। ठीक है, उद्देश्य स्पष्ट होते हैं। उद्देश्यों का स्पष्टीकरण। देखिए, बजटीय नियंत्रण के द्वारा पहले ही सभी उद्देश्यों का स्पष्टीकरण किया जाता है तथा कर्मचारी उन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने में लग जाते हैं। देखिए, कोई भी कार्य करने से पहले जो हम लोग उस कार्य से संबंधित सारी जानकारी हम लोग को होनी चाहिए। तो कार्य हम लोगों के लिए स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, अस्पष्ट या फिर कम जानकारी या फिर उससे संबंधित अगर कुछ जानकारी हम लोगों के पास हमको छुपाई जाती है तो हम उस कार्य को नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों का जो उद्देश्य हो वो उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, तो बजटीय नियंत्रण में ही होता है, यानी उद्देश्य जो है वो स्पष्ट होते हैं। अगला बिंदु हम लोग लिख सकते हैं कि भावी संभावनाओं पर पहले ही विचार। ठीक है, देखिए, चूँकि बजट भावी व्यवसायिक क्रियाओं का एक पूर्वानुमान होता है, अतः इससे भविष्य में जिन समस्याओं तथा अवसरों के भविष्य में आने की संभावना रहती है उन पर पहले ही विचार किया जाता है। तो बजटीय नियंत्रण में हम लोग क्या करते हैं? भविष्य में जो अवसर आ सकते हैं, जो समस्याएं आ सकती है, मतलब जिनके आने की संभावना रहती है, उन पर हम लोग पहले ही विचार कर लेते हैं और उस आधार पर हम लोग अपने नियोजन करते हैं, निर्देशन करते हैं। तो पूरा प्रबंध का कार्य उस हिसाब से हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या होता है, लक्ष्य को प्राप्त करने में आसानी होती है और किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके सेट 3 के जितने भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उन आंसर्स को करेंगे और उसके बाद हम लोग सेट 4 की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।